मेवात में जो मुस्लिम्स हैं वो कोई विदेशी मुस्लिम नहीं है। ठीक है। इसके लिए जाट समाज जो है एक तरीके से मोनू मानेसर जैसे लोगों को और वीएचपी को जिम्मेदार मानता है, तो ये ठीक अंडरस्टैंडिंग होगी? निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, रिजाइन दे देना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से नाराजगी है। नहीं, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। अब ये पहलवान बेटियां थी, एक दिन भी बजरंग दल के लोग नहीं गए वहाँ। जब आप ठेका ले रहे हैं और हमको हिंदू मानते हैं तो हर आना चाहिए ना। और अब सर फोड़वाने का नंबर था तो आप हमसे जाटों से अपील करते हैं। अच्छा, आप करते हैं हिंदुओं से अपील। और यही बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग पत्थर फेंकने गए, इन्होंने पत्थर बरसाए हम पे जाके, हिंदुत्व का नारा लगा के मुजफ्फरनगर दंगा करा दिया। और जब वो दंगा हो गया तो हमको जाट बना के छोड़ के ये भाग गए। तो वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, हर आदमी वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था। मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे। और मुजफ्फरनगर दंगे में जब वो दंगा हो गया तो दूसरे दिन अखबार की जो हेडिंग थी वो ये थी कि जाट मुस्लिम का दंगा। 6300 FIR दर्ज हुई। 6300। जाट कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता। ठीक है। तो निश्चित तौर पे प्रोवोक किया जा रहा था क्षेत्र विशेष के लोगों को। अक्सर जब ये 35 बनाम 1 की बात होती है तो वो बात क्या होती है? हमारे यहाँ बड़ा कॉमन शब्द है, छत्तीस बिरादरी। दिल्ली में 15,000 हरिजनों ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो धर्म के ठेकेदारों को दिखता नहीं है। देश के राष्ट्रपति मंदिर जा रहे हैं और रामनाथ कोविंद को कहा जाता है कि वहाँ हरिजनों का प्रवेश वर्जित है। नू दंगे को लेकर राहत की बात यह है कि 31 को जो मामला शुरू हुआ था अब वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में जाट समाज की बात इन पर्टिकुलर हुई है। बात इस तरीके से हुई है कि उनको कॉल दिया गया था लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। हमारे साथ जाट महासभा के सीनियर लीडर युद्धवीर सर हैं और हम इन्हीं से उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। एक तो ये कि जाटों की भूमिका किस तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही थी इस दंगे में और वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने गए इसमें, और दूसरा कि हरियाणा में लगातार जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो उसको किस तरीके से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या रही इस दंगे की? ये दंगा एक नियोजित दंगा था, कोई साधारण घटना नहीं है ये। जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बयानबाजी की जा रही थी, सरकार को पता था, सरकार को प्रशासन ने सचेत कर दिया था कि हालात तनावपूर्ण हैं और ये जो यात्रा निकालने की प्रयास किया जा रहा है उससे तनाव पैदा हो सकता है क्षेत्र में। मोनू मानेसर का जो वीडियो था वो वायरल हुआ और उसके बाद एक वो कोई बजरंगी है, क्या कौन सा बजरंगी है, हाँ कोई नया एक बजरंगी आया है, मैं भी उसका पूरा नाम अभी उतना वो फेमस होने वाला है इस दंगे से। वीडियो वायरल हुआ हाँ, और जिसमें बहुत ही घटिया स्तर की मतलब एक रिकॉर्डिंग है जो किसी भी सब समाज में शोभा नहीं देता। ठीक है कि दामाद आ रहे हैं, इस तरह की बातें करना। तो निश्चित तौर पे प्रोवोक किया जा रहा था क्षेत्र विशेष के लोगों को और वो जानबूझ के चाह रहे थे कि इस तरह प्रोवोकेशन होके और आपस में टकराव बने। ठीक है। और फिर जिस तरह से वो जुलूस चला, धार्मिक जुलूस, हम भी कहीं ना कहीं इस समाज के हिस्से हैं और बहुत धार्मिक स्थलों पे गए हैं, लेकिन कभी याद नहीं कि कोई बंदूक या तलवारें या डंडे या हथियार लेके किसी मंदिर में जाने का हो। उन्होंने कुछ लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ा उसमें। और इवन नालायकी तो ये हुई कि छोटे छोटे बच्चे, जब उनको पता था कि तुम इस मंशा और इस नियत से जा रहे हो तो इतनी तो कम से कम इंसानियत बरतनी चाहिए थी। उन बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको सबको साथ लेके वहाँ जा रहे हैं और एक तांडव करते जा रहे हैं। और जिस तरह की वीडियो वायरल हो चुकी थी, वो माहौल वहाँ भी बन गया था कि वहाँ के भी जो कुछ लोग हैं वो उस का विरोध करने के लिए वो भीड़ भी वहाँ इकट्ठी हो गई थी। ठीक है। जैसा उनकी मंशा थी, जैसा वो चाहते थे वही हुआ, वो घटनाक्रम वहाँ हुआ। ठीक है। तो अगर सर मतलब अगर अगले सवाल में मैं आपसे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ये पूछूं कि
इसके लिए जाट समाज जो है एक तरीके से मोनू मानेसर जैसे लोगों को और वीएचपी को जिम्मेदार मानता है, तो ये ठीक अंडरस्टैंडिंग होगी? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे सीधे तौर पे ये ऐसे एलिमेंट्स कोई जिम्मेदार कोई भी आदमी जो भला व्यक्ति है वो इस तरह की वीडियो नहीं डालेगा जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जाटों को इसमें शामिल होने की कोई कॉल दी गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें सोशल चली मीडिया के माध्यम से कि जाट शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या है ये बात जाटों को, पूरी जाट बताइए। कहाँ गए, जाट तो बहादुर हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं, तो वो उनकी इंटेंशन सामने आ गई थी। और आज सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं, सबके हाथ में है फोन है और सब इसे देखते हैं, फॉलो करते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये संदेश आया हम एकदम से चिंतित हुए और हमको ये लगा कि ये तो कुछ और षड्यंत्र है। ये तो जाटों को इन्होंने ये मान लिया कि बेवकूफ़ हैं और ये तो इनको झोंक दो इस आग में, और किसी कम्युनिटी के बारे में अपील नहीं की उन्होंने। ऐसा लगा कहीं हमारे नौजवान भावनाओं में आके और कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि अननेसेसरी जो हमारी कल्चर के विरुद्ध है। जाट अब कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता। ठीक है। जाट देशभक्त है। जाट इस राष्ट्र की, इस देश की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। जाटों के ऐसे परिवार हैं जिसमें एक मतलब लगातार 3-3, 4-4 पीढ़ी लगातार बॉर्डर पे अपनी शहादत दे चुकी हैं। बिल्कुल, ये तो फैक्ट तो है। वो हम उस बात से डरते नहीं हैं, लेकिन हम भाईचारे में बहुत विश्वास करते हैं। हम भाईचारा खराब नहीं करते हैं। तो भाईचारे को ख्याल में रखते हुए आप लोगों ने ये कॉल लिया कि आप इसमें नहीं पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेवात जो क्षेत्र है हमारा, वो पंचायती व्यवस्था जो हमारी है, जो दिल्ली के चारों तरफ 400 किलोमीटर में पंचायती व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा है मेवात। ठीक है। जब भी कोई सोशल कॉजेज होते हैं और जब भी कोई कॉल दी जाती है सामाजिक स्तर पे, तो मेवात भी उसमें उसका एक अंग होता है। ठीक है। और जो हम निर्णय लेते हैं उसमें सब बैठते हैं, वो पंचों में वो मेवात वाले भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। ठीक है। और आम सहमति के फैसले लेते हैं। हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहीं ऐसा कुछ उसमें नहीं है हमारा कि कोई कटुता कहीं पे हो। अब लगता है कि अभी वाली जो नू की घटना हुई उसकी वजह से रिश्तों में दरार पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ते आज भी वहाँ का हिंदू, आप जो लोकल हिंदू है वो आप देखो, कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा है वहाँ। अच्छा, कोई भी तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल लोग और मुसलमानों, मतलब जो भी दोनों समुदाय के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें आपसी भाईचारा है? ये जो एलिमेंट्स थे वो बाहर के लोग थे ज्यादा? वहाँ के भी कुछ लोग, आज जो माहौल जिस तरह का बनाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो गढ़ा जा रहा है, और कुछ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है जो समाज की परंपराओं को नहीं जानते हैं, और जिनको मतलब बिल्कुल जिनका माइंड वॉश कर दिया गया, और अजीब किस्म के नारे लगाते हैं और अजीब किस्म की ड्रेस के साथ रहते हैं। ओके। तो वो हमारी कल्चर नहीं है। हमेशा जो ऑडियंस है सर, वो एक चीज़ ये समझना चाहिए, आप ही कह रहे थे कि सोशल मीडिया से तुरंत इन दिनों चीज़ें पता लग जाती हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए जो कम्युनिटी है जाटों की, उसका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हरियाणा में। इतने बड़े पॉपुलेशन से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये कॉल किस तरीके से दिया जाता है कि ठीक है, अगर कोई आपको बुला रहा है किसी मामले में तो जानना है या नहीं जानना, जब मामला खासतौर से इतना तपा हुआ हो, नू दंगे जैसा मामला हो? अभी तो एक सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। ठीक है। गलत बात भी आग की तरह से फैलती है, लेकिन अच्छी बात भी उतनी ही तेजी से फैलती है। ठीक है। तो इस मामले में, मेवात के मामले में, जो सबसे बड़ा हथियार हमको मिला वो सोशल मीडिया का मिला, और हमने तमाम हमारे लोग जो थे अलग अलग क्षेत्रों से, सबने अपील डाल दी कि नहीं, ये हमारा इसमें नहीं पड़ना, इसमें हमको नहीं पड़ना। ठीक है। हम ये हमारा मतलब हमको यूज़ करना चाह रहे हैं, हमारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम इससे दूर रहेंगे। ठीक है। और वो कम्युनिकेट हो गया प्रॉपरली, और लोगों की समझ में आ गया कि षड्यंत्र है। हमारे साथ मतलब कितनी दफ़े आप करोगे, मुजफ्फरनगर दंगा इन लोगों ने कराया, और मुजफ्फरनगर दंगे में जब वो दंगा हो गया तो दूसरे दिन अखबार की जो वर्डिंग थी वो ये थी कि जाट मुस्लिम का दंगा। हाँ, वो आज तक इसी तरीके से रिपोर्ट होता है। और 7 तारीख को, अगर 7 तारीख की रिकॉर्डिंग आप देख लें, जहाँ वो पंचायत हुई नंगड़ा स्कूल में, उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, तो वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, RSS के लोग,
हर आदमी वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था। मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे। वहाँ मतलब ये तीनों संगठनों के लोग थे, और जाट मंच शुरुआत के में नहीं ऊपर, था, आप ये कह रहे और हैं। बहुत ही कूद कूद के मतलब हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे थे। और दंगा होने के बाद आज तक कोई वहाँ पर कट नहीं हुआ। 6300 FIR दर्ज हुई। 6300 हजारों, मतलब 6300 में एक FIR में 100 200 लोग भी थे। मतलब 20-30 हज़ार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए और ये सब गायब हो गए। इन्होंने पॉलिटिकल अपना लाभ ले लिया और आज भी हमारे वो नौजवान जिनका कैरियर खराब हुआ। उसके बाद 2016 में जाट कम्युनिटी, हमको OBC का स्टेटस है दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में नहीं। तो हरियाणा में उस मांग को लेके सरकार से धरना प्रदर्शन जो होता, आप लोगों ने एक आंदोलन किया था। एक आंदोलन चल रहा था। किसी जाति, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था वो आंदोलन। हम किसी व्यक्ति से नहीं मांग रहे थे, किसी के घर से कोई चीज़ नहीं छीन रहे थे। और सरकार से अपना अधिकार मांगने का हक सबको है, बिल्कुल हम सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन यही लोग जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी हैं और जो जिन्होंने टेंडर ले रखा, उन्होंने हमारे खिलाफ नारा दिया 35-1। 36 बिरादरी, हम हमारे कहने में हम कहते हैं 36 बिरादरियाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि 35 एक तरफ हैं और ये एक तरफ हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि हरियाणा की राजनीति की जब बात आती है, वैसे तो सवाल मुजफ्फरनगर दंगे पे भी मैं लौटूंगा, सवाल ही मैं आपसे पूछने वाला था कि जो हरियाणा की राजनीति की जब बात आती है तो ऑडियंस से समझना चाहिए कि अक्सर जब ये 35 बनाम 1 की बात होती है तो वो बात क्या होती है? हमारे यहाँ बड़ा कॉमन शब्द है 36 बिरादरी। 36 बिरादरी साथ हैं। जब भी हम कोई बात कहेंगे 36 बिरादरी साथ है, मतलब पूरा समाज साथ है। ठीक है, सब जाति आ जाती है उसमें, सबका समावेश हो जाता है। ठीक है। तो 36 का शब्द एक ये प्रचलन में है। ओके। तो इन्होंने नारा दिया 35-1 का। अच्छा। और जानबूझ के वो एक षड्यंत्र रचा गया कि इनको समाज से काट दिया जाए, बाकी समाज को जाट के खिलाफ कर दिया जाए। एक वो कॉन्स्पिरेसी थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, और उसमें वो कामयाब भी हुए कुछ हद तक। और जाट का जो आपस में भाईचारा था तमाम जातियों में, उस पर असर पड़ा। हमने बड़ी मुश्किल से दोबारा से एक दूसरे का विश्वास हासिल करके और उस भाईचारे को दोबारा से कायम किया है। इन्होंने बहुत बड़ी दरार उस टाइम पे डाल दी थी। ठीक। तो जब इनका मतलब हुआ तो इन्होंने हिंदुत्व का नारा लगा के मुजफ्फरनगर दंगा करा दिया। ठीक है। और जब वो दंगा हो गया तो हमको जाट बना के छोड़ के ये भाग गए। फिर हमारा इन्होंने हरियाणा में आके कि ये तो इनको जाट बना दो। तमाम बिरादरियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया, जिनका कोई नुकसान नहीं था, किसी से पर्सनल थोड़ी हम कुछ मांग रहे थे। ठीक है सर, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप यही कह रहे हैं कि जो जाट रिजर्वेशन वाला आप लोगों का दौर था, उस वाले टाइम पे जो 35 बनाम 1 की बात हुई वो यही हुई कि जो 36 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ, उनमें से 35 को अलग करके और जाटों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, सोशली पॉलिटिकली अलग, मतलब सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे। ये सही है, मैं ठीक समझ रहा हूँ? उनका सोशली तो कुछ नहीं था मकसद, उनका पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल था, और उसमें कामयाब भी रही होता। ठीक है। बहुत ही जो पिछले 2 चुनावों के रिजल्ट रहे हरियाणा के, आप मानते हैं कि बिल्कुल वो कामयाब रहे, वही एक उनका मॉडल था वो। ठीक है। मैं सॉरी, किसान आंदोलन था, सभी जातियों के लोग थे वहाँ, सभी जातियों के लोग थे, और किसान आंदोलन में सबका सहयोग था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। प्रतिनिधित्व कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रचारित ये किया गया कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है। और यही बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग पत्थर फेंकने गए, इन्होंने पत्थर बरसाए हम पे जाके, और इन्होंने बयान दिए कि सरकार कहे हम एक दिन में इनको लठ मार के रोड। लेकिन आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि जो पत्थर मारने वाले लोग थे वो बजरंग दल या और वीएचपी से थे? ऐसा तो हम भी यहीं रहते हैं, बाहर के थोड़ा ही हैं। अच्छा। हम लोकल हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों को। अच्छा। आखिरी में वो जो 28 जनवरी को है, वो एक विधायक जो है एक, और वो लोगों को लेके जाता, उनके पटके पड़े हुए हैं सब
और उनके नारे बता रहे हैं कि वो कहाँ के लोग हैं। ओके। और वो हमारे आंदोलन को कहते हैं भाई ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से मांग रहे हैं, आम आदमी को क्या मतलब कष्ट है। ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी मानसिकता को दर्शाया और साफ आए वो निकल के। ठीक है। अब ये पहलवान बेटियां थी, एक दिन भी बजरंग दल के लोग नहीं गए वहाँ। उनके जो रेसलर्स समर्थन- का आंदोलन है, हाँ, पहलवानों का जो वो आंदोलन आप राष्ट्र- कह रहे हैं वहाँ वो पे, राष्ट्र की धरोहर हैं। हाँ, उनको जाटों की लड़कियां बता दिया गया। ये तो एक जाति विशेष के लोग हैं और जाति विशेष की सब पहलवान हैं। तो इनके तरफ से कोई कॉल था बजरंग दल, आरएसएस या वीएचपी को, या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वॉलंटरली वो अपने ही मन से पहुंचे वहां पे? जब आप ठेका ले रहे हैं और हमको हिंदू मानते हैं तो यार आना चाहिए ना। अच्छा, ओके। तब तो आप हमारा विरोध करते हैं। और अब सर फोड़वाने का नंबर था तो आप हमसे जाटों से अपील करते हैं। अच्छा, आप करते हैं हिंदुओं से अपील। तो मतलब अगर मैं सही समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपके सामाजिक आंदोलनों या किसी तरीके के आंदोलन के समय आप लोगों को ज़रूरत होती है तो आपको जाट बता दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ऐसा कोई दंगा भड़कता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि जाट जो है वो हिंदू बदल जाए। ठीक समझ रहा हूँ मैं? हमको आगे करने का प्रयास किया जाता है कि ये ठीक एग्रेसिव हैं, डायनामिक हैं ये लोग और बढ़ जाएंगे। मेवात में जो मुस्लिम्स हैं वो कोई विदेशी मुस्लिम नहीं है, ठीक है। वो कन्वर्टेड हैं। उनमें 40% के करीब जाट हैं, अच्छा, गुजर हैं, मीणे हैं, राजपूत हैं, दलित हैं। सभी जातियां उस क्षेत्र में जो थी उनका कन्वर्जन हुआ वहाँ। वो बाहर के नहीं है और वो कभी रहे नहीं और उनकी राष्ट्रीयता पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। ठीक। बाबर नू को लेके सर एक परसेप्शन ये है, ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं, मतलब ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी, गंभीर मीडिया रिपोर्ट जिसमें ये बात निकल के आई कि क्रिमिनल एलिमेंट है उधर, तो ये किस हद तक सही है? मतलब वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। क्रिमिनल हैं वहाँ पे और हार्डकोर क्रिमिनल कह सको, चोरी करते हैं। अच्छा, सारा नू चोरी नहीं करता, किसान नहीं, वो है तो वो। कहीं भी पूरा, लेकिन उस समाज में हैं कुछ इस तरह के लोग जिनका पेशा चोरी करना है, अच्छा, जो मतलब इसी में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, लेकिन देश में कहाँ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे हर जगह होता होगा छिटपुट 19-20 वाली स्थिति हो सकती है? कहीं 21 है, कहीं 19 है। अपराधी तो हैं। ठीक है। और ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस का तक विरोध करके गांव वाले सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल को। अच्छा, इस तरह का एक मेवात की रेपुटेशन बनी हुई है जो नहीं होना चाहिए। मेवातियों को भी इस पे काम करने की जरूरत काम है। करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस अपनी ये जो छवि उनकी बनी है इसको वो साफ करें, इस छवि को। ठीक है। सर एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि 2013 में हुआ मुजफ्फरनगर का दंगा, हम 2023 में ये बातचीत कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का टाइम बीतने को है। क्या लर्निंग रही, क्या सीख निकली ये मुजफ्फरनगर के दंगे से? देखिए, हिंदुस्तान 140 करोड़ का मुल्क है। ठीक। और एक जहाँ लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है। अभी मैं एक को सुन रहा था, एक सज्जन है सोशल मीडिया पे कि 44 देश मुस्लिम और मुस्लिम्स की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आज़ादी के टाइम पे हमारी कुल आबादी 47 करोड़ थी, 13 करोड़ उधर चले गए, 34 करोड़ यहाँ रह गए। उनमें से 6.5 करोड़ मुस्लिम्स थे। ठीक है, 6.5 करोड़। और 34.5 में से निकाल दो तो 28 करोड़ के करीब, 27.5 करोड़ हिंदू थे। आज 140 करोड़ की आबादी है, 21 करोड़ मुस्लिम हैं, 6.5 से 21 हो गए और 27.5 से 120 हो गए। तो रेशियो कहाँ जा रहा है? फिर कन्वर्जन क्यों होता है? धर्म परिवर्तन क्यों होता है? देश के राष्ट्रपति मंदिर जा रहे हैं और रामनाथ कोविंद को कहा जाता है कि वहाँ हरिजनों का प्रवेश वर्जित है। राष्ट्रपति जी अपने पॉलिटिकल धर्म को निभाते हुए रास्ते से मुड़ जाते हैं। मेरी बात को समझना। बिल्कुल समझ। वो ये कहते हैं कि ना चलो वहाँ अगर नहीं दलित को जाने देते तो क्यों विवाद, हम लौट जाते, वो चल जाते हैं। अभी 1 महीने पहले हमारी राष्ट्रपति
जाती हैं और वो मंदिर में, उनको गर्भगृह में नहीं जाना, बाहर से दर्शन करवाए बाहर से दर्शन कराए जाते हैं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन से धर्म का मैसेज दे रहे हैं? और अगर आज हरिजन बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा, क्यों जा रहा है? ये हिंदू समाज को खुद से पूछने की जरूरत है। एक मूर्ति, एक मिट्टी की मूर्ति बनी दुर्गा की, और नवरात्रों में उसकी पूजा हुई, और एक हरिजन लड़के ने वहाँ जाके उसके चरण छू के नमस्कार किया। ये अभी पिछले नवरात्रि की बात। उसको मारा जाता कि तूने मूर्ति को अपवित्र कर दिया। और नवरात्रि के बाद दशहरा आया, दिल्ली में 15,000 हरिजनों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो धर्म के ठेकेदारों को दिखता नहीं है? 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी है, 23% SC/ST के लोग हैं। आप मंदिर में उनको जाने नहीं देंगे। कोई मूर्ति को प्रणाम कर ले तो आप उसको मारेंगे, और वो अगर कन्वर्शन में जाता तो आपको बहुत तकलीफ होगी। क्या किस तरफ ले जा रहे हैं धर्म के ठेकेदार? समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? अब तो सबक ले लो इतिहास से। ये जो कन्वर्शन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल रहा, जिस समाज को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये मोनू मानेसर जैसे जो लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो पहली लिंचिंग का आरोप उस पर लगा था, तब मैंने उसका एक लंबा इंटरव्यू किया, तो उसने सारे आरोपों को नकारा, और उसने बोला कि इधर के लोगों को तकलीफ ये है कि मैं भगवान श्री राम के और गौ माता की रक्षा का काम करता हूँ। चूँकि आप उधर मतलब उसी जगह से आते हैं, उस इलाके से आते हैं, उस राज्य से आते हैं, और आप उधर के नेता भी हैं। ऐसे राइज को, ऐसे लोगों के राइज को आप किस तरीके से देखते हैं? एक बात समझने की बात है, यहाँ माहौल क्या बना है। किसान के लिए खेती के बाद पशुपालन जो है उसका बहुत बड़ा रीढ़ है उसकी। ठीक है। हमारे यहाँ हम बेस्ट जो बैल है वो नागौर का, नागौर का बैल बेस्ट बैल माना जाता है। ठीक है। पर्वतसर में एक मेला लगता। हाँ। नेपाल बॉर्डर तक के किसान, पूरे उत्तर भारत के किसान वहाँ बैल लेने आते थे और बैल लेके जाते थे। जब से ये फेनेटिज्म उठा तब से उनका आना बंद हो गया, खत्म हो गया। ना तो अच्छे बैल मिल रहे हैं किसान को, और उन किसानों का जिनका रोजी रोटी हुई थी, वो गाय दूध में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका बैल जो है वो देश में एक नंबर का बैल, नागौरी बैल माना जाता है। तो उसकी बिकावली बंद हो गई। तो मुजफ्फरनगर के कुछ किसान बैल लेने जा रहे थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। ठीक है। कि भाई रास्ते में परेशान करते हैं और आप उसमें मदद करें। मैंने हमारी जाट महासभा की राजस्थान इकाई को कहा कि हमारे किसान बैल लेके निकलेंगे और रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित करें। वो किसान हैं। उन्होंने प्रयास किए, वो बैल हमारे कोटपुतली तक आ गए, लेकिन कोटपुतली में इन बजरंग दल वालों ने उन बैलों को उतरवा लिया। बैलों को उतरवा लिया? गाय नहीं थी, बैल भी उतरवा लिए? गाय नहीं थी, बैल ही थे। बैल भी उतरवा लिए? बैल ही लाते हैं हम वहाँ से। और हम डीएसपी साहब को कहा गया कि तो किसान है भाई, और हम जिस तरह के आपको पेपर चाहिए हम देने को तैयार हैं। डीएसपी साहब कहने लगे मैं मजबूर हूँ इन लोगों के सामने। ये डीएसपी कह रहे हैं? डीएसपी कह रहे हैं मैं मजबूर हूँ और आज मैं कुछ नहीं कर सकता। विच मीन्स कि मामला ये ऊपर तक है, तभी तो डीएसपी मजबूर है। डीएसपी मजबूर हैं और वो बैल उतारे जाते हैं। बैलों को गौशाला में, स्थानीय गौशाला में भेज दिया जाता है, फिर कोर्ट से रिलीज कराते हैं, गौशाला वाले को खर्चा देते हैं, तब वो बैल मुजफ्फरनगर आते हैं। इतना मतलब ये तो हमारे साथ है जो हम एक्टिव हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ये मैं अपने साथ हुई घटना बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं, ये एक नेक्सस बना हुआ है। किसी के भी पशु पकड़ लिए, उनको गौशालाएं, प्राइवेट लोगों ने गौशालाएं खोल रखी है। ठीक है। वो पुरानी गौशालाएं नहीं है, ये नया बिजनेस पनप गया। उन पशुओं को उतार के गौशाला में दे देते हैं। वो कोर्ट का, या तो इनको पैसे से सेटिंग करो, ये निकल जाने दें। इनसे सेटिंग नहीं होती तो वो गौशाला में जमा हो जाते हैं। फिर गौशाला में कोर्ट में उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखा के कोर्ट से उन पेपर बनवाते हैं रिलीज करने के, तो वो बिल देता,
कि 20 दिन रहे और 20 दिन में 15,000 रुपये चारे का खर्चा दे जाए, तो किसान पशुओं को छोड़ के चल देता। बहुत बड़ा नेक्सस, किसान तो बहुत परेशान है इस सो कॉल्ड गोरक्षकों से। नहीं, लेकिन जैसे आपसे मैं अगर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में एक और क्वेश्चन करूं तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि जो गोरक्षा के नाम पे बिल्कुल ही गोरक्षा नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत गोरक्षा भी हो रही है? जो गोरक्षा कर रहे हैं वो नाटक नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं चला रहा हूँ, मैं हिस्सा हूँ उस गौशाला का, हम चला रहे हैं, हमारा समाज चला, 6-6 हजार गाय हमारी गौशाला में। लेकिन ये बजरंग दल वाले जो है वो गोरक्षा का काम कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? वो हमारी गौशालाओं के आसपास भी नहीं आते हैं जहाँ हम गौशाला गायें रखते हैं, गायों की सेवा करते हैं। हम अंधी, लंगड़ी, लूली, बीमार गायें हमारे यहाँ, हम उनको बेचते नहीं हैं, हम उनको कहीं नहीं बेचते हैं, वहीं मरती हैं, वहीं खिलाते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं। ये है ही नहीं कुछ भी, ये तो एक दुकान बना ली इन्होंने। आप कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाओ गाय, तो बजरंग दल का जो अध्यक्ष है हर एरिया का, उसकी सेटिंग करके उसके पैसे दे दो। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जाट अब ऐसे मामलों में इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि जो 2-4 चीज़ें आपने गिनवाई हो, चाहे 2013 का मामला हो या जाट एजिटेशन जो था रिजर्वेशन वाला, या अभी रेसलर्स का मामला हो या किसान आंदोलन हो, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से नाराजगी है। नहीं, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। ये तमाम उदाहरण देखिए, कहते हैं कि सीधे ये हमारे साथ हुआ। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि यही कारण है। हम मानसिकता से सेकुलर हैं। हम किसी पे अन्याय करते नहीं, हम अन्याय को रोकने के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, अन्याय करने के लिए हम खड़े ही नहीं होते। ये कारण तो एक तात्कालिक छोटी बात है। अब उस पे एक सवाल सर ये आ जाए कि 2013 वाला जो दंगा हुआ था उसकी पूरी रिपोर्टिंग ही जाट बनाम मुसलमान हुई थी, तो चूंकि लोगों ने उसको उसी लेंस से देखा है तो ये सेकुलरिज्म वाली बात सवालों के घेरे में आ जाती है। वो एक बड़ा इतिहास है। मैं उसमें सारे में था, शुरू से आखिर तक था। जब वो बच्चे गुजरे तो था, मैं उन बच्चों के घर इस दंगे से पहले भी गया था। उनके पिता एक दिन निराश थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फांसी लगाऊंगा 5 तारीख को। तो मैं और राकेश टिकैत जी उनके घर गए। मैंने कहा समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप इस तरह निराश ना हो, आपको न्याय जब तक नहीं मिलेगा समाज हटेगा नहीं। वो सब हम उसको कर रहे थे, सारे मामले को फॉलो। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जो लगी और जिन्होंने उनको सारे मामले को, उनका तो कोई रोल ही नहीं था उस परिवार का, उस एक पंचायत करके और वो माहौल इस तरह का बना दिया और जाटों को जोक किया उसमें। ठीक, जैसे नाराजगी आज जाट को भी एहसास है और आज मुसलमान को भी एहसास है वहाँ कि एक दूसरे के हम पूरक हैं और हमारे बिना काम चलेगा नहीं। देखिए, जिस तरीके की रिपोर्टिंग और जितना मैंने देखा, पढ़ा और समझा है ग्राउंड पे, जितनी बार मैं गया हूँ, उसमें एक बात तो विजिबल है कि जितने ये 4-5 मुद्दे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो, या मतलब आप लोगों का जो रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट था, या उसके पहले 13 का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेके बीजेपी से नाराज़गी तो है, ये एक बात विजिबल। लेकिन इसमें सर एक सवाल ये आता है कि क्या वेस्ट यूपी के जो जाट हैं और हरियाणा के जो जाट हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं? क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ 2022 में जिसके नतीजे आए, उसमें कहा जा रहा था कि वेस्ट यूपी में तमाम वजहों से बीजेपी को नुकसान होगा, जो नुकसान नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक जाति से राजनीति नहीं चलती है। ठीक है, जाट नाराज हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। 35-1 की राजनीति कर रही है बीजेपी, और 35-1 में एक जाति को आइसोलेशन में डाल के वो अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि बिना जाट के चल जाएगा। और जाट में भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिनके अपने थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, तो वो उतना शेयर वो ले जाते हैं जितना उनको चाहिए। उस हिसाब से है, ये पीड़ा है हमें। पॉलिटिकली कमजोर होने का दर्द है कि मतलब इन्होंने पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया। पॉलिटिकल कमजोर तो होने का कोई ऐसा दर्द, ये तो चलता रहता है। जब हम लड़ेंगे, किसान आंदोलन हमने लड़ा था, कोई हमारे घर निमंत्रण देने नहीं आ रहा था, तो हमको पता है कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के, ऐसा थोड़ी है कि हम मूर्ख हैं। जब हम लड़ रहे हैं तो कुछ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिसको हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम ये क्षेत्र, इसको अगर आप उठा के देखें तो हम हमेशा से
जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ठीक है। आवाज़ उठाना हमारी फितरत में है और इसीलिए समय समय पे ये क्षेत्र अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। एक चीज़ ये निकल के आई नूह के मामले के बाद कि वीएचपी वाले और बजरंग दल वाले खुद को हिंसा का पीड़ित बता रहे थे, लेकिन जाटों के जो बड़े ने, चाहे जेजेपी की तरफ से जो बयान आया हो वो, या राव इंद्रजीत सिंह के जो बयान आया हो वो, या जो अब आपका स्टैंड है लार्जर जाट समाज का जो स्टैंड दिखा कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो पीड़ित बिल्कुल नहीं, आपको लगता है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो, दूसरी तरफ से बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हुई? मैं झगड़ा हुआ और झगड़े में जो जिन लोगों को चोट, जो हमारे 2 भाई शहीद हुए उसमें जो होमगार्ड के थे, उनका क्या दोष था? वो हिंसा के शिकार हुए, वो मुस्लिम्स के किसके हाथों, वो तो जांच में सामने आएगा कि किन्होंने किया। लेकिन इस तरह का अपराध करना, किसी व्यक्ति की जान ले लेना, ये इसको मतलब एप्रिसिएशन थोड़ी होगा। ठीक है। इसकी निंदा ही की जाती है हमेशा। और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे गए हुए थे उस जुलूस में, जो वीडियोस देखी हैं, महिलाएं गई हुई थी उस जुलूस में। तो उस तरफ से भी जो हुआ वो गलत है। सरकार का फेलियर तो है ही है। सरकार को जब एसपी छुट्टी चला गया, हाँ, दंगे से ठीक पहले, हफ्ते पहले एसपी छुट्टी चला गया और इतना बड़ा रिपोर्टिंग है सरकार के पास, और एक वो अधिकारी जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, जिसको वहाँ के हालात का पता है, किसने उसकी छुट्टी सैंक्शन कर दी? क्यों कर दी? क्यों गया वो छुट्टी पे? क्यों? ऐसे मौके पे थोड़ा ही किया जाता है। जिस लॉ एंड ऑर्डर जिसको संभालना है उस आदमी को बिल्कुल आप घटनाक्रम के नज़दीक उसको छुट्टी वो जा रहा है, कहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जुलूस को भी संयमित रखा जा सकता था और वहाँ के लोगों को भी कंट्रोल किया जा सकता था। क्यों खुला छोड़ा गया? जैसे ये अपनी तरीके का पहला मामला नहीं है। जैसे गुड़गांव में आपको याद होगा कि सड़क पे नमाज का एक मामला आया था। उसके बाद कई ऐसे गांव में तकरीबन आधा दर्जन ऐसे मामले आए हैं जिनमें छिटपुट या बड़े दंगे हुए। लिंचिंग की न जाने हरियाणा में कितनी घटनाएं हुई। क्या बदल गया? शरारती हर समाज में होते हैं, लेकिन जहाँ भी शरारत हो, प्रशासन इसीलिए बनाया जाता है कि उसको कंटेन करे, मतलब उस पर कंट्रोल करे। और दोषी चाहे किसी भी तरफ से हो, उस पर टाइम रहते एक्शन लिया जाए, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ठीक। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, तो रिजाइन दे देना चाहिए। ठीक है। तो नूह का मामला हो या दिल्ली दंगों का मामला हो 2020 के, या जो जहांगीरपुरी में हुआ था, ये तीन तो मैंने खुद कवर किए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में 2013 वाला दंगा हुआ, 84 का दंगा हो, 2002 का दंगा हो, ऐसे तमाम जो दंगे हैं उनमें इकलौती बात ये निकल के आती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम रहते प्रोएक्टिवली एक्शन मोड में रहे तो ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है। यही बात निकल के आ रही है सर? बिल्कुल सही। यही बात निकल के आ रही है। और जहाँ पे फेल्योर होता है वहाँ पे इस्तीफे दे देने चाहिए। ये बात उठ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे गंभीर सवाल है नूह के दंगे के बाद भी। हम इसी कवरेज पे बने हुए हैं और इससे रिलेटेड हमने तमाम स्टोरीज अपने प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश की है। प्लीज़ उन स्टोरीज़ को देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमने किस तरीके से इस दंगे को कवर किया आपके लिए। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।